उसमें सैचुरेटेड कर सकते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन if no more solute can be dissolved in a given liquid, हाँ सेंटेंस पूरा करो दिव्या। At given temperature, then it is called saturated solution. We can हम कन्वर्ट कर सकते हैं। We can convert unsaturated solution into saturated solution by boiling, या तो हम उसे क्या करते हैं, boiling और evaporating the liquid। टेम्परेचर कम करेंगे, क्या चीज? टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। हाँ ये भी कर सकते हैं। तो और बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर तो भी वो सेचुरेट हो जाएगा, और बाई एडिंग मोर सॉल्वेंट, वो तो नहीं बोल रहा है, कह रहा सॉल्यूट नहीं ऐड करना। सॉल्वेंट पानी तो नहीं मिलाना, पानी मिलाने से तो सेचुरेट नहीं होगा। सॉल्यूट की बात करो, एडिंग मोर सॉल्यूट तो वो कह रहा वो नहीं करना। और बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कम करने पे एक खतरा बना रहता है। जैसे कह रहे हैं मान लो हमने थोड़ा सा 5 ही ग्राम मिलाया है NaCl और 34 उसकी सॉलिबिलिटी है, ठीक है, तो अब बहुत कम भी कर दोगे तब भी उसे कम से कम 31 मिनिमम सॉलिबिलिटी 31 रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये ठीक है कि टेम्परेचर थोड़ा बहुत आसपास है, तब तो टेम्परेचर कम करने से क्रिस्टलाइज हो जाएगा। बात सही कि नहीं? और ज़्यादा कम है तो फिर आपके पास बॉइलिंग या इवेपोरेशन ही एक साधन बचता है, ठीक है। और बाकी इसमें क्या लिखा है भाई? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर लिखा है, सोल्यूशन में क्या लिखा है? डिक्रीजिंग टेम्परेचर है। तो यही 3 ऑप्शन है, या तो बॉइल करो, इवेपोरेट करो, या टेम्परेचर डिक्रीज करो। नाउ बाकी नोएल वाला भी मेथड सही है, लेकिन वो अगर दे रहा हो यहाँ परमिट नहीं कर रहा है। फिर से देखिए, what would you observe when a saturated solution of potassium chloride prepared at 60 degrees allowed to cool? अगर मान लीजिए हम उसे कूल करें अमन, तो फिर क्या देखोगे आप? 60 डिग्री पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया और फिर कूल किया तो क्या देखोगे? हाँ, so when saturated solution is cooled, then क्या होगा कि जो एक्सेस सॉल्यूट जो होगा उसमें सॉल्यूट गेट क्रिस्टलाइज, और वो उसके बर्तन के ब्रिम पर ऊपरी मुहाने पे दिखने लगेंगे या कहीं अंदर ही अंदर क्रिस्टल बनते दिखेगा, यानी क्रिस्टलाइजेशन भी लगता है। सेकंड देखिए कि एन एक्वस शुगर सोल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस। मान लीजिए शुगर सोल्यूशन को अगर उतना गर्म किया जाए चाशनी को कि वो सूख जाए उत्कर्ष, तो क्या देखोगे? देन शुगर गेट, हाँ बोलो, ये ठीक कह रहे हैं, शुगर गेट चैर्ड, काली पड़ जाएगी। वो कह रहा ड्राइनेस तक करो तो वो क्या हो जाएगा? राख बन जाएगी, पाउडर। शेयरिंग एक्शन में दिखा था, पाओ तो फिर दिखा दें, याद नहीं आ रहा? देखा नहीं, हाँ मैंने देखा नहीं। वो ठीक है। नाउ देन शुगर में क्या होगा बोलो? इट गेट शार्ड। ये देखिए
देखते ही तुम्हें याद आ जाएगा। Sharing of sugar. Sharing action of sugar. Sharing नहीं दिखाना है, ये दिखा दिया। चलो 5 carbon in sugar. First, we take 150 ml sugar in a beaker. तो मान लो अगर आप उसको Then, we add concentrated H2SO4. sugar will get shared. शेयर्ड का मतलब चारकोल में बदल जाना, वो एज गुड एज कार्बन। नेक्स्ट इज नाउ ब्लड एंड मिल्क आर मिक्सचर्स while graphite is an element, mention any one reason for this. So blood and milk, ठीक है, can be separated by physical. blood में भी बहुत सारी चीजें हैं, so blood and milk can be separated into its components by physical process like centrifugation, घुमाकर physical process, जैसे मिक्सी में घुमा दिया तो मक्खन अलग हो गया, बाकी मिल्क अलग हो गया। physical method like centrifugation, लेकिन ग्रेफाइट जिस पेंसिल से आप लिख रहे हैं वो ग्रेफाइट ही है, but graphite is element because it is made up of one kind of atom. But graphite is an element as it is made of one kind of atoms, एक kind of atoms, that is carbon. That is कार्बन। किस लेवल into दो बार होती है। हाँ? Blood and milk can be separated into third हाँ, class. वो ठीक है। चलो, a solution contains 20 gram of sugar in 80 gram of water. तो 20 ग्राम शुगर लो, 20 ग्राम शुगर और प्लस 80 ग्राम क्या ले गया, वाटर, तो क्या बन जाएगा, क्या 100 ग्राम सोल्यूशन बन जाएगा या सिरप? सिरप हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो कंसंट्रेशन फार्मूला बताइए। सही है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का देखो 20 और सॉल्यूशन कितना है 100, तो ये 20%। और यहाँ लिख देना वेट बाई वेट, यानी वेट में वेट के लिए कभी कभी वेट बाई वेट, जैसे कई बार होता है ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का भी निकालते हैं कि, और कई बार मास बाई वॉल्यूम का भी निकालते हैं। 3 तरीके की कंसंट्रेशन बुक में दी है, तो हम लोग तो वेट और वेट का निकालना है ना, कई बार ml और ml का भी निकालते हैं, इतने ml में डाला गया, तो उससे भी निकाल कटेंगे नहीं नंबर जानकारी के लिए। एक देखिए, डिफाइन द टर्म एलिमेंट। सो द मैटर, बोलो कुमकुम, एलिमेंट क्या होता है? The matter that it contains the same type of matter. हाँ,
So that matter which is made of, इनको तेज हो गई हो, one kind of atoms is called element. श्रेया, element के दो एग्जाम्पल बताओ. Sir, copper and iron. हाँ, एग्जाम्पल है कॉपर और आयरन. सेकेंड देखो, what are the three main types of elements? Now अस्मिता, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल and metalloids are three main kinds of elements. Write the properties of each type of elements. तो यहाँ देखो, मेटल और यहाँ पर नॉन मेटल और मेटलॉइड. मेटलॉइड हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है मेटलॉइड में. तो मेटलॉइड दैट इज बसीजियास सब टीपो, बसीजियास सब टीपो, दैट इज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बसी जर्मेनियम, आस आर्सेनिक, या सब, स्टबियम या एंटीमनी, टीपो, tellurium, polonium. So these have some properties of metal and some properties of some of non-metal. जबकि जो मेटल होते हैं, these are malleable, डक्टाइल, तार खींचे जा सकते हैं, पीठ के चट्टा चादर बनाई जा सकती है. सोनोरस, लश्रस, इसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आई मेल्टिंग पॉइंट and high boiling point, high density, good tensile strength. मतलब कि बियर कर सकते हैं लोड को, स्ट्रेंथ. मोस्टली सिल्वर और ग्रे, और ग्रे, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ये mostly gases. these are brittle, still non ductile, non sonorous, non. देखो, मेलिएबल का मतलब हैमर करो तो शीट बन जाए, और ब्रिटल का मतलब है भंगुर, हैमर करो तो टूट जाए. तो मेलिएबल का एक कंट्रास्ट ही है. नॉन सोनोरस, नॉन लस्ट्रस, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और इसके अलावा ये लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो डेंसिटी, ठीक है, और नो टेंसाइल स्ट्रेंथ या पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ. पुअर बियर नहीं कर सकते हैं. कोयले की अगर तुम बनाओगी ना, पुल टूट जाएगी. साइल स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस कलर्स, बहुत सारे कलर के होते हैं, ये चीज है. और मोस्टली गैसेज एट रूम टेम्परेचर. एक ब्रोमीन है
जो लिक्विड है। Now, define compounds and write some properties of compound. So, define compound. When two or more elements chemically combined with each other in fixed proportion, हाँ, then the substance is formed as compound. बहुत अच्छा बताया है आपने। So, when two or more elements chemically combined in a fixed proportion, then they form compounds. So, when two or more elements chemically combine in fixed proportion, then they form compound. एग्जाम्पल जैसे वाटर, इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, CH4 मीथेन CO2 और C6H12O6। कॉपर सल्फेट भी हो सकता है। अब देखो, राइट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। सो पहली बात, कंपाउंड्स डू नॉट हैव, सो कंपाउंड्स हैव entirely different property than its constituents. Compounds have entirely different and new range of properties. Than its constituent. Than its constituents. For example, H2 plus O2. अगर इनको मिला दिया जाए तो ये वाटर बन जाएगा, जबकि ये फ्यूल है, ये हेल्प्स इन बर्निंग है, इन बर्निंग। ये ईंधन है, ये आग जलाता है, और जबकि जो बना वो आग बुझाता है, extinguishes fire. Compounds cannot be broken into its constituents by any physical method. Yeah, compounds can only be broken into its constituents by chemical methods. So compounds can only be broken into its constituents by chemical methods. The ratio of different constituents are fixed in a pure compound, whether they are, that is law of fixed proportion. चाहे वो किसी भी सोर्स से पाया गया हो, कॉपर सल्फेट यहाँ से ले आओ, मार्स से ले आओ, अमेरिका से ले आओ, चंद्रमा से ले आओ, कहीं से ले आओ, लेकिन उसमें जो कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो होगा वो फिक्स्ड ही होगा। सो रेशो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड is always fixed by mass से भी होता है एंड बाय नंबर से भी होता है। जैसे H2O तो 1:8 रेशो बाय मास, और 2:8 दैट इज रेशो बाय क्या है, नंबर। यानी दो एटम H के और एक O का, और मास देख लो 2U इसका होता है, H का 1U होता है,
तो 2u इसका और 16 जरा डिवाइड करो 2u by 16u तो 1:8 हो गया. There are 118 elements. However, there are millions of compounds. उनकी कोई अनगिनत संख्या. ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, किया जा सकता है ना. अब जरा देखें तो next is 10th question. Name the principle used in separation of centrifugation. So in centrifugation में क्या होता है? Centrifugation, liquid mixture is rotated at very high speed. करीब 10,000 रोटेशन पर मिनट आरपीएम. रोटेशन ये 200 आरपीएम है पंखा, और वो पर मिनट 1000 भी नहीं है, ये 200 पर मिनट है, और ये है 10,000. तो द लाइटर कंपोनेंट कम्स नियर एक्सिस, हाउएवर हेवियर कंपोनेंट्स goes away from axis. जब कपड़े गीले कपड़े को हिलाया जाता है तुम्हारे वॉशिंग मशीन में, तो भारी पानी की बूंदें दूर भागती हैं और जाल से बाहर जाके नीचे से निकल आती हैं. तो इस तरीके से हमेशा हैवियर कंपोनेंट दूर भागेगा कि नहीं. मक्खन कहाँ हल्का होता है तो वो एक्सिस के पास यानी बीच में इकट्ठा होता है. सो यही इसका प्रिंसिपल है. देन लाइटर कंपोनेंट क्या होगा बोलो? कभी भी तुम सीडी रखो और सीडी में ये पेन को डाल दो, बिल्कुल चला जाएगा, और खूब तेजी हिलाओ और उसमें गेहूं के दाने रख दो, तो तुम देखोगे वो गेहूं के दाने को फेंक देगा. और तुम किसी गोल झूले में खड़े हो जाओ, हैंडल ना पकड़ो, तुम्हें फेंक देगा. हैवियर कंपोनेंट फेंक नहीं दिए जाएंगे. सो इस तरीके से लाइटर कंपोनेंट्स कम नियर एक्सिस ऑफ रोटेशन while heavier component ठीक है move away from rotation. जब भी किसी टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर एक इसमें घुमाओगे तो यहाँ पर आरबीसी, यहाँ पर प्लाज्मा और यहाँ WBC इकट्ठा होगा. प्लेटलेट इतनी होती नहीं, लेकिन इसको ऐसे अगर घुमाओगे पूरा तो यहाँ RBC इकट्ठा होगा. ये सबसे भारी होती है RBC. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. हाँ हाँ ऊपर कर देते हैं, आपको नहीं आएगा. अब अगला देखो. हमने तुमसे भी पहले भी कहा कि सौरभ के चक्कर में, तुम अमीरों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? ये चलो नाउ राइट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड हो गया. और कौन सा हो गया? नेम द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन टेक्निक विच आर यूज्ड फॉर सेपरेशन. हाँ पानी गिर रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? पानी का गिरना. कल सुबह 11 से 1 क्लास होगी, 11 बजे से 1 बजे तक. शाम की देखी जाएगी सुबह कितनी हो पाती है.
क्योंकि केस स्टडी भी करानी है। नाउ क्वेश्चन है, अच्छा डाइज अगर ब्लैक इंक है तो उसे कैसे सेपरेट करोगे? डाइज इन ब्लैक इंक ना, हाँ ब्लैक इंक ही है पूरा, तो हमें तो लगता है इवैपोरेशन का वो देखने क्रोमेटोग्राफी बता रहे हैं, सही है। मतलब ब्लैक कलर में अगर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हमने करके दिखाई है ना आप लोगों को, तो वो अलग अलग कलर आ जाते हैं अलग अलग, तो डाई का मतलब एक दो डॉट ही समझो। और वाटर, ब्लैक इंक इन वाटर है तब फिर इवेपोरेशन करना, और डाइज इन ब्लैक इंक है तो कैसे करोगे? तो ऐसी स्थिति में ये देखो, एक सी बिस्केट का मैंने डॉट लगाया था और देखो इसके सारे कलर अलग हो गए, है ना? पानी में डुबो दिया था और उसके सभी कलर सेपरेटेड हो गए थे कि नहीं? पानी में ऐसे ही तो डुबोया था, एक डॉट लगा था वो, तो कैसे सेपरेट किया था बताओ? क्रोमेटोग्राफी। सेकंड क्या है कि बटर फ्रॉम क्रीम, चलो कैम्फर को कॉमन सॉल्ट से, ठीक है, सब्लिमेशन। आयरन फाइलिंग एंड सैंड, next is what are the difference between mixture and compound? So when two or more pure substances, two or more, हमने कुछ गलत लिख दिया था दिव्या, बताओ सही कराओ। हाँ, नॉन रिएक्टिंग प्योर सब्सटेंस आर इंटरमिक्स्ड। सेंटेंस पूरा करिए अभिषेक, आप मत बोलो ना गलत करा दोगे। इंटरमिक्स्ड इन वेरीड कंपोजिशन, फिक्स्ड न लगो, वेरीड कंपोजिशन, जैसे अमन ने कहा, दैट इज वेरीड कंपोजिशन। जैसे कोई आ जाए कह दे कि चाय में और एक चम्मच चीनी डालो, तो क्या मना कर दोगे? डालना पड़ेगा। देन इट फॉर्म मिक्सचर, ठीक है। और कंपाउंड क्या होता है? व्हेन टू और मोर elements chemically combined in fixed ratio, it forms compound। तो नीतू क्या मिक्सचर में उसके कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी रहती है या नहीं रहती है? बोलो नहीं, ये तो बोल नहीं रहती, आप बताओ सही से, हैं? रहती है। तो जैसे एग्जांपल हो गया कि शुगर इन वाटर, तो क्या उसमें शुगर इन वाटर में मीठापन भी रहेगा और गीलापन भी रहेगा? नाउ इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ its constituent। नाउ इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल है H2O, CO2,
और C6H12O6. So it does it show entirely different range of properties. बिल्कुल सही है, entirely new range of property different from its constituent. Range of properties different from its constituent. अस्मिता अगला पॉइंट बताओ, बोलो। दिशिता, सर टोटली ये कंपाउंड्स हैं। वो सब तो हो गया ना, अब अगला पॉइंट पूछा। Separation. Constituents can be separated by physical method. कंस्टिट्यूएंट्स, अच्छी बात बताई है। कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस और कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल, लिख लो बस, उसमें इलेक्ट्रो भी आ जाएगा। सुहाना अगला पॉइंट बताओ। चंदन, ठीक है। सो हाँ बोलो बेटा। Mixture do not have a fixed formula. Compound have fixed formula. इतनी अच्छी बात है, देखो कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट हैज, इतना अच्छा लगा। सो कंपाउंड्स हैव, पानी का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। सर मेरा वाला पॉइंट भी तो सही था। बात तो सही है। हैव कंपाउंड्स हैव, पर मेरा वाला पॉइंट देखो, मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये मिक्सचर्स do not have fixed melting point and boiling point. Its texture, color, order may vary, जबकि इसमें फिक्स्ड होगा। कॉपर सल्फेट एक ही तरीके का दिखेगा। सो इट्स टेक्सचर, कलर, ऑर्डर बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। तुम यहाँ ग्लूकोज खा लो, वहाँ तो नहीं वेरी करेगा। और ये क्या क्या करेगा? वेरी करेगा एज पर इट्स प्रोपोर्शन। सो its texture, color, order may vary depending on proportion, जबकि its texture, color, order do not vary. Now, third question. Tabulate the difference between suspension colloid true solution with respect to stability. पहले suspension का है, suspension colloid and true solution. अब देखो स्टेबिलिटी के आधार पर, तो पहली बात तो तुम समझ लो चॉक इन वाटर है, चॉक इन वाटर, और ये सोप इन वाटर है, और ये सॉल्ट इन वाटर है, नमक डाल दिया। अब इसके आधार पर बताओ, सॉल्ट इन वाटर, तो स्टेबल कौन रहेगा? नॉट स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल। थोड़े 2-4 दिन बाद सोप नीचे बैठ जाएगा या डिटॉल नीचे बैठ जाएगा। और स्टेबल, फिल्ट्रेशन कैन बी सेपरेटेड by
नॉर्मल फिल्ट्रेशन है ना, नॉर्मल फिल्टर पेपर नहीं, जब पेपर, ठीक है, इसको फिल्ट्रेशन अलग टेक्निक है, आप सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं बोल सकते, वो टेक्निक ही है, वो उसमें घुमाया जाता है। सो कैन बी सेपरेटेड बाय माइक्रोफिल्ट्रेशन, कैन बी separated by microfilter paper। अब मान लो फिल्ट्रेशन पूछे और तुम वहाँ बोल दो मैग्नेटिक सेपरेशन, तो माना जाएगा क्या? उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन भी नहीं माना जाएगा, डिफरेंट टेक्निक्स है ना। अब कैन नॉट बी सेपरेट, इट्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसमें क्या होगा? ऑल कंपोनेंट्स पास through filter paper, so cannot be separated by filtration। इसको छान कर अलग नहीं किया जा सकता, that is Tyndall effect। ये दिखाएगा, शो, ये दिखाएगा, हाँ? और वो वाला डू नॉट शो, ये तो कुछ बता नहीं है। चलो पार्टिकल साइज बोलो, हाँ बोलो बेटा। 1000 to 10,000 nanometer। नहीं, अस्मिता बोलो। हाँ? Between 1 and 100 nanometers. Between 1 and 100 nanometers. तो अच्छी बात है। हाँ बोलो नोएल। हाँ सही बता रहे। सो पार्टिकल साइज above 1000 नैनोमीटर, 1 to नैनोमीटर, below 1 नैनोमीटर। कहने का मतलब है कि पार्टिकल का साइज अगर बढ़ता चला जाए तो अल्टीमेटली ये देखा जाए कि 1 नैनोमीटर से जो छोटे हैं वो सोल्यूशन है, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक ये कोलॉइड है, और 1000 नैनोमीटर से ऊपर वो सस्पेंशन है। उन्हें आंखों से भी देखा जा सकता है। और कहां से कहां तक हिट्रोजीनियस है अस्मिता, और कहां से कहां तक होमोजीनियस है? बता नहीं रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी। तो चेक करना, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं तुम्हारी तरफ से, गोल्ड रिस्पॉन्स है। बोलो दिशिता। पता होना चाहिए, एग्जाम में जो बैठोगे क्या लिखोगे, फिर मम्मी आ जाएंगे तुम्हें क्या जवाब देंगे। 13 If the copper sulfate pentahydrate is heated to 650 degree, then what will be the nature of condensed vapor in the experiment? तो मान लीजिए कॉपर सल्फेट है तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएंगे, और मान लीजिए इसे मैंने हीट किया, तो हीट करने पे व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कंडेंस्ड वेपर। तो धीरे धीरे वेपर अगर इसमें CuSO4 अलग हो जाएगा और उसके ऊपर पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट हो जाएंगी, तो जो वाटर वेपर होंगी वो तो वाटर ही होंगी, न्यूट्रल होगा। ठीक है, अच्छा इन्होंने बताया है बहुत ज़्यादा गर्म किया, तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि CuSO4 भी फिर और हीट होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गर्म कर रहे हैं। ये तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तब तो पानी उड़ ही जाएगा। ज़्यादा गर्म करोगे तो ये CuO बनेगा और SO3, तो उसमें कौन सी गैस पाई जाएगी? तो SO3 कैसी गैस होती है? एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि ये बताओ जो SO3 गैस है अगर ये पानी में मिल जाए तो क्या तेजाब बना देगी H2SO4? जैसे हमने देखा था कितने जला दिया था उसने चीनी को। तो ये कैसी गैस है? अगर SO3 तुम नाक में लो तो चक्कर खा के गिर जाओ। कॉपर सल्फेट को कुछ लोग जब करते हैं ना क्रिस्टलाइजेशन,
तो लैब में 2-4 गिरते ही हैं 9th के बच्चे, क्योंकि वो क्या करते हैं कि उसकी स्मेल को नाक में लेते हैं और उसमें ये गैस निकलती है, और नाक में तो पानी है ना नॉस्ट्रिल्स में, तो नाक के अंदर ही तेजाब बन जाता है, वो स्किन को निकाल देगा या ब्लड निकलने लगता है। तो इसलिए कॉपर सल्फेट को अगर 650 पर गर्म किया जाए तो जो गैस निकलती है उसका नाम क्या है सुहाना? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या नाम है? और ये कैसी गैस है? क्योंकि एसिड बनाती है वाटर के संपर्क में। सो वाइल हीटिंग, ये ज्यादा हीट कर रहे हैं, ठीक है ना? सो वाइल हीटिंग इंटेंसिवली, बहुत ज्यादा गर्म करने पर, इट लीव्स इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड आल्सो रिलीजेस सल्फर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता CO2, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ऐसे लिख लो कि ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इट रिलीजेस, पहले तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खो देगा। अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खो देगा तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, और पहले किस कलर का होता है? ब्लू। देखो वो रखा नहीं 3 नंबर पर, इसी में देखो ये जो सेकंड रैक का तीसरा ब्लू कलर का है ना, यहाँ देखो ना जो केमिकल्स रखे हैं, 3 नंबर पे है ब्लू है। तो अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा बताओ? इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जितनी बार ये लाइट इसके बीच ही जलती है ये धीरे धीरे इसका रंग व्हाइट हो जाता है, फिर मैं 2-4 बूंद पानी छिड़क देता हूँ बच्चों को दिखाने के लिए, फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टल ब्लू हो जाता है। तो इसको गर्म करने में, क्योंकि लाइट इसके नीचे से गुजर रही है तो वो इसको गर्म करती रहती है, और धीरे धीरे जो भी बल्ब होते हैं ना LED लाइट, तो वो धीरे धीरे इसके पानी को क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं। तो मैं फिर से डालता हूँ, तो सबसे पहले क्या लूज करेगा? इट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए जरूरी है। इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल, फिर क्या करेगा? नाउ मोर हीटिंग, अगर फिर और हीट करोगे तो क्या होगा? सेंटेंस पूरा करो उत्कर्ष। हाँ बोलो। सोडियम ट्राइऑक्साइड, सोडियम है नहीं कहीं? सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट रिलीजेस, कौन सी गैस है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, बताओ। एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड फॉर्म्स, और क्या बना देगा? कॉपर ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होता है? क्या कॉपर के बर्तन आग में रखने पर कॉपर ऑक्साइड बना देते हैं, नीचे से काले पड़ जाते हैं, तो खूब काला हो जाएगा। पहले नीले रंग का था, फिर व्हाइट हुआ, अब व्हाइट को और गर्म किया तो काला हो गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये होगा। ये करने की बात है, ये दिखाने से कुछ, ये ना भी दिखाओ तो चलेगा, बस ये दिखा देना कि एसिडिक गैस। ये इक्वेशन कोई जरूरी नहीं है तीसरी, ठीक है? दिस इज सल्फर ट्राई, गैस को ऊपर दिखाते हैं, और ये कॉपर ऑक्साइड। CuO का क्या मतलब होता है? कॉपर ऑक्साइड। In an experiment, iron nail is dipped in copper sulfate solution. What will be the final color of solution? मान लीजिए, आप बोले सही है। तो इसको कई बार हम लोगों ने करके भी दिखाया, लेकिन आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? आयरन नेल डाल दो तो 1 दिन बाद उसका कलर बदल जाता है, ठीक है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल डाल दो तो नीले रंग का सोल्यूशन है, तो कुछ रिएक्शन होती है। तो ये देखो, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं जिससे याद रहे, अगर ये टेस्ट में आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाई आयरन, ये देखो। तो मान लीजिए ये नेल पे कॉपर लग गया पूरा, और एक अच्छा ये हो, ये सही रहेगा। ये देखो, let us see an example of a single displacement reaction. For this we need copper sulfate
iron nails, water. आयरन नेल ले लिया कॉपर Dissolve सल्फेट, copper sulfate कॉपर in some सल्फेट मिला water. दिया तो क्या ब्लू हो गया, ऐसा कलर आ गया। Now अब place इसमें 2 क्या bright डालना है? soft iron nails into the solution आयरन and नेल डालो। observe. The nails soon turn देखो ये reddish जैसा brown बता रही while the थी कि solution greenish। turns slightly green. है ना, सी ग्रीन कलर, फिरोजी आ रहा है कि After a नहीं? while, what happened was the iron from the nails replaced the copper देखो sulfate बिल्कुल green हो solution गया कि नहीं? and formed iron अब sulfate. थोड़ी देर पहले And the कैसा था? displaced copper ब्लू था। iron nails into the solution ये and देखो। observe. The अब बाद nails में soon कैसा हुआ? turned देखो reddish होने भी लग brown गया। while the ये solution देखो। were precipitated out and settled on the iron. The nails therefore नेल changed the पे color of तुम copper कॉपर देख रहे while हो? the solution नेल पे देखो। showed the characteristic green color of कॉपर आ गया। ferrous sulfate. A reaction of this type is called a single displacement reaction. चलो इस चीज को देखें कि हमने, क्या तुम्हें कॉपर सल्फेट का फार्मूला पता है? CuSO4 और उसमें हमने आयरन नेल डाल दी तो बोलो FeSO4 बन गया और साथ में कॉपर अलग हो गया, लेकिन इसका कलर है ग्रीन, लाइट ग्रीन, और ये कैसा था? ब्लू कलर। तो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट इज फॉर्म्ड। आयरन sulfate is formed and copper is displaced या separated। कॉपर अलग हो गया ना, इसमें से कॉपर को हटा दिया उसने, इसको बुला लिया अपने घर, and copper is displaced। displaced याद ना रहे तब separated लिखना। 15th देखो, when you try to measure the melting point or boiling point of any mixture, you do not get a sharp melting point। ऐसा क्यों? ऐसा हमने यहाँ लिखा भी था, इसका melting point जैसा कि नोएल ने बताया था, तो इनका sharp melting point और boiling point क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका कोई fixed composition नहीं होता, इसलिए mixture has कैसा composition होगा? Variable composition। So it does not have sharp melting point or boiling point। तो इसका कोई sharp melting and boiling point नहीं होता। नाउ अब जरा देखें, इलेवेंथ क्वेश्चन एक करके दिखाएं। 13 और 14 तीन कर सकते हो। एक 7 क्या आपको देखो कुछ ज्यादा नहीं करना है। CuSO4 तो आप सीख चुके हो 13th में ना। हाँ रिटर्न पार्ट भी लिखोगे तुम, ये ना लिखना जैसे ये है ना, इसको मत लिखना। ये लिख सकते हो क्या, CuO और SO3, ये बहुत जरूरी है, ये भी चल जाएगा। और इसी में तुम क्या लिख दो, 5H2O इसी के साथ लिख दो अलग। फिर से समझो, मान लो तुम्हें लिखना है CuSO4 5H2O, वो लिख रहा है ना कॉपी में 5H2O, तो 5H2O को भी अलग कर दो और साथ में क्या कर दो बताओ, क्या CuO लिख दो तो SO3 नहीं अलग हो जाएगा, यही अकेली लिख देना तब तुम्हारा सही हो जाएगा। ये भी मत लिखना, तब तुम्हारा पूरा हो रहा है। देखो ठीक है, चलो गर्मी तुम लोग को नहीं लग रही है क्या?
So yes, gravitation force obey Newton's third law of motion. Obey Newton's third law of motion. ठीक है, a pair of masses Sir, feel equal and opposite force. ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड. अगर ये पेन और अर्थ है तो क्या जितना इस पर फोर्स लग रहा है उतना अर्थ पर भी इसके द्वारा फोर्स लग रहा है. तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. सो ठीक है. नाउ सो इसका मतलब है कि अ पेयर ऑफ masses experience equal and opposite force. Second, therefore, find the ratio of force between two masses kept at a distance in air to the force when these are kept in another medium. तो यानी अगर दो ये मास हैं और ये एयर में रखे हैं और दूसरा कोई और मीडियम है, उस मीडियम में इनको रख दो, तो कह रहा तब क्या रेशो इनमें आएगा. तो एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द मीडियम, तो फोर्स सेम रहेगा कि नहीं. तो फोर्स इन एयर इज सेम एज फोर्स इन मीडियम. क्यों ऐसा है बताइए. तो इनका रेशो क्या हो जाएगा बताओ. एयर अपॉन मीडियम. अगर यहाँ 1 लिख दो तो 1 लिखने से कोई फर्क तो है नहीं. तो फोर्स एयर अपॉन फोर्स मीडियम क्या हो जाएगा बताओ. वहां क्या बच जाएगा 1. तो उनका रेशो 1 ही रहेगा. एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द मीडियम. जी की तो वही वैल्यू रहती है 6.667 into 10 to the power -11. वो तो नहीं बदलती. ठीक है, वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, तो वो फर्क नहीं पड़ता. सो एज ये जो भी है ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम. क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वैक्यूम में दो रखी हुई चीजों पर भी लग सकता है कि नहीं लग सकता. तो अर्थ और सन के बीच कैसे लग रहा है. बीच में तो वैक्यूम ही है. पूरी सभी जगह लग रहा है. गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल. जब कोई चीज धरती की ओर अपने आप गिरती है तो उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल. ऐसे ऊपर से कोई छोड़ दो तो वो नीचे गिरने लगती है, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो कितने का लगता है, ये फ्री फॉल है. इफ सम बॉडी सिंपली रिलीज्ड देन इट अप्रोचेस टू अर्थ with an acceleration of 9.8 meter per second square. This is called gravitational acceleration. जी है ना, मीटर पर सेकंड. If a body is simply released, then हर सेकंड उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है, then it approaches to earth with gravitational acceleration. कितना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बताइए. एक्सीलरेशन ऐसा कई बार हम लोग यूज भी कर चुके हैं. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. समझ में आ गया. यही पूछा गया कि और ये एक्सीलरेशन किसकी तरफ है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ तो बहुत बड़ी है, तो वास्तव में वो किसकी ओर बढ़ रहा है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिराया जाएगा तो वो सेंटर की ओर बढ़ रहा है कि नहीं. और जैसे जैसे तुम बहुत ऊंचाई से गिरो तो क्या तुम्हारा भी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर सेकंड इतनी बढ़ती चली जाएगी. हर सेकंड 9.8 और बढ़ेगा.
तो अगर तुम थोड़ा ही दूरी से गिरोगे, तब जैसे मैं यहाँ से गिरा कहीं मरा, और मान लो ऊपर से गिरा होता 10 मंजिल से, तो हर सेकंड वो नारियल को फोड़ो 10 मंजिल से, यहीं से रुक के तो कौन ना फटे, 10 मंजिल से तो उसके कई टुकड़े हो जाए, क्योंकि उसकी हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। तो ये उसका एक्सीलरेशन। ठीक है, टेक मत लगाओ। इज इट पॉसिबल टू शील्ड ए बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड? बोलिए नोएल, क्या किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड है, फील्ड तो है, कोई भी चीज ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी अपनी फील्ड भी होती है, तो क्या ये संभव है कि चारों तरफ लोहा लगा दो या कुछ लगा दो? सो आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये तो मीडियम को पार करके भी चला जाता है। इट इज इम्परमिएबल टू मीडियम, ये किसी भी माध्यम के लिए पारगम्य है। सो क्या लिखा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on medium, ये डिपेंड भी नहीं करता, और क्या है, अपॉन मीडियम एंड परमिएबल थ्रू आर मीडियम। जैसे आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, जो चीज पार चली जाए उसको परमिएबिलिटी कहते हैं कि नहीं, एंड परमिएबल टू ऑल मीडियम। सो इट कैन नॉट बी शील्डेड। मेरा कहने का मतलब है, तुम जैसे कहते हो मैं सोनी इरेक्शन का फोन लाया हूँ, देखो अरविंद इसी मेटल की बॉडी है, ये शील्डेड है, अगर बिजली भी चमकेगी तो मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से शील्डेड है। तो कोई चीज़ लोहे के अंदर हो तो उसके अंदर बाहर के मैग्नेट का प्रभाव नहीं होगा, वो शील्ड हो जाती है। लेकिन अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी से नहीं होगा। तुम सोचो चारों तरफ लोहा लगा दें और किसी से कहो जंप कराओ ऊपर से, देखना ग्रेविटी नहीं है, मैं मरूंगा नहीं, हवा में ही तैरूंगा, लेकिन मरोगे तुम ग्रेविटी से कहाँ बच के जाओगे? तुम सोचो लोहे का चारों तरफ लगा दें, फिर ऊपर से सर्कस की भांति कूदें, तुम हवा में तैरोगे तो शील्ड कर पाओगे खुद को। और जबकि ऐसे लोहा लगा दो तो अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं, मेटल के कमरे में बैठो तो तुम्हारे मेटल के जो प्रोटेक्टर है वहाँ फ़ोन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर पार जा ही नहीं सकती। समझ में आ रही बात कि नहीं? लेकिन ग्रेविटी से बच पाओगे क्या? स्पेस क्राफ्ट सब लोहे के बने होते हैं, और वही ज़मीन पे अगर वही रखा है तो आदमी गिर जाएगा, उसके अंदर से भी चले, तो इसलिए इसे शील्ड नहीं किया जा सकता। इट कैन बी शील्डेड। शील्ड का मतलब ढाल। तो राणा प्रताप खुद को कैसे शील्ड करते थे? लोहे के कवच से, कोई भी तलवार उनको पार ही नहीं कर पाती, तो ये शील्ड हो। अब जरा देखो, नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मास। डज ए हैवी बॉडी नॉट फॉल फास्टर ऑन ए लाइट ऑब्जेक्ट? तो बताओ क्या सब पे जी की वैल्यू सेम है? So gravitational acceleration does not depend ये क्या किसी चीज पर मास पे डिपेंड करेगा? तो दोनों कैसी होंगी? एक ही साथ गिरेंगी, चाहे कबूतर का पंख हो या पत्थर, क्या वे दोनों एक साथ ही गिरेंगी? तो ये दिखाया नहीं था तुमको? भाई न दिखाया हो दोनों सर बोलो, ये चीज जब आपको दिखाई जा जरूरी है। ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाया है ना, दिखाया है। ये देखो इसमें कबूतर का पंख है और पत्थर है, तो दोनों एक साथ ही गिर रहे हैं। ये देखो इसमें दो चीजें हैं, एक मेटल है, कबूतर का पंख जब एक तरफ से तुम दूसरी तरफ गिराओगे देखो, और ये इसके ये बिल्कुल वैक्यूम है, लेकिन ये देखो इसमें भी वही चीज है, लेकिन कबूतर का पंख है और ये मेटल है, इसमें एक एक करके गिर रहा है क्योंकि हवा भर गई, इधर से टूटा हुआ है, ये देखो टूटा है, और वैक्यूम हो ये इसमें अलग अलग गिर, इसमें मेटल पहले गिर रहा है, लेकिन वो वाली कैसी है, किसी बच्चे ने ठक कर दिया टूट गया, मुझे नहीं पता, तो वैक्यूम टूट गया ना इसमें का,
और नहीं तो क्या एक साथ ना गिरते, तो देखो अलग अलग गिर रहे हैं। बट अगर वैक्यूम हो तो कैसा गिरेंगे, एयर ड्राइव भी होता है। तो इसमें करोगे, इसको बंद करते हैं। सो बाकी देख लिया ना आप लोगों ने, एक जैसा गिर रहा है, इसमें भी धीरे धीरे गिर रहा है, हवा पहुंच गई है, अभी वही सही है। देख लिया, इनको दे दो, दोनों एक जैसा गिरते हैं, उसकी टिप बचाना बस, टिप ही कीमती है। एक साथ होना ना, ये देखो ये चीज बचाना, ये टूट गया ना तो वैक्यूम पलट के देखो ऊपर से नीचे एक साथ गिरे तो ऐसे करो, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, वो भी पीछे दिखा दीजिए। इतना ही रखिए आज के लिए, कल 11 बजे क्लास होगी।